प्रसाद, स्नेही, अजय, राहुल, सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। तो जितने नाम मैंने लिए हैं इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया हुआ होगा कि वॉइस कैसी आ रही है। तो एक बार अगर ऑडियो वीडियो बढ़िया है, हम आज का रंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ क्लास के अंदर कि आप सभी जो है वो पीछे की सारी क्लास देख कर आए। देखो ये बहुत जरूरी है। अब ये ना हो कि बस आप सीधे क्लास में आ जाएं, ये बड़ी समस्या है। जब भी आप लाइव क्लास में आए तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि क्या हम 8 बजे लाइव आए हैं, यानी कि 8:30 बजे, 8:15 बजे आके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और दूसरा, पीछे की क्लास कंप्लीट की है कि नहीं की है। ठीक है। स्नेह, आर्यस, रोबेन, सुबोध, बिहारी, रमेश, अक्षय कुमार, सबको नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं। बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, एक बच्चा कह रहा है कि साउंड प्रॉब्लम है। साउंड प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, जब सब तो ऑल क्लियर कह रहे हैं। भाई अपना मोबाइल चेक करो आप। इससे पहले साइंस से डर लगता था, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बच्चा कह रहा है अभी तो शुरू किया है, अभी तो आएगा धीरे धीरे। चलो यहाँ जाओ। कल हमने आपको बताया था कुछ मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। अगर आपको याद आ रहे हो तो क्या हो गया भैया, सुबह सुबह हैंग हो गया। देख रहे हो बोनी खराब हो गई। बोनी खराब कहते हैं ना, पहली क्लास पहला ही लेटर लिखने चले, हालांकि 1-2 सेकंड के लिए रहता है। अब पूरी क्लास में एक भी बार हैंग नहीं होगा, पर बोनी तो खराब हो गई है कि नहीं। देखो कल हमने कुछ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको लिखवाए थे, जैसे कि वैक्यूम का 1, हवा का 1.0003, इसके अलावा बताया था कि आइस का 1.31, पानी का 4/3 यानी कि 1.33, केरोसिन का 1.44 और 1.5 बताया था बेंजीन का, रॉक सॉल्ट का, इन सब का बताया था ना। और डायमंड का बताया था 2.42। तो मैंने आपसे कहा था कि मिरर में सर 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एब्जॉर्ब भी होती है, लगभग 100% कह सकते हो। फिजिक्स में 100% कुछ नहीं होता, ना ही 0% कुछ होता। ठीक है, ठीक है फैजान। चलो अब यहाँ जाओ। अब हमारे पास में यहाँ बड़े ध्यान से देखना कि ये जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, मैंने आपको बताया था, इसके 2-3 फायदे हैं। एक फायदा क्या है कि पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, हवा का, तो आपको पता होना चाहिए। पेपर में सीधे कह दे कि भाई साहब बताओ डायमंड का कितना होता है, हीरे का कितना होता है, तो आपको वैल्यू रटनी ही पड़ेगी। तो एक फायदा तो हो गया डायरेक्ट वाला, कि डायरेक्ट आपको फायदा क्या हो गया कि पेपर में सीधा पूछा पानी का बताओ, कांच का बताओ, बेंजीन का बताओ, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। दूसरी चीज, एक बात इसका और फायदा यह है, मैंने कल आपको बताया था कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक होगा ज्यादा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। यानी इन सब में अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक डायमंड का है, तो डायमंड में लाइट सबसे धीरे चलेगी क्योंकि इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड कम आएगी। ये सघन माध्यम है, इन सब में लाइट की स्पीड ज्यादा आएगी। वैक्यूम में, वैक्यूम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड क्या आएगी, ज्यादा। यहां तक की बात हमने कल क्लास में कर ली थी। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, क्लास नोट वर्क प्रॉपरली, हमारे यहां से तो सही चल रही है भाई। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो इस क्लास को छोड़ दो, बाद में जब ये खत्म हो जाएगी ना, बाद में देख लेना ऑफलाइन मोड में। अब क्या कर सकते हैं भाई, है ना। अब 1-2 बच्चे की वजह से तो क्लास तो हम बंद नहीं कर सकते, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। बाकी तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ रहा है, सही चल रही है। अगर दिक्कत कुछ होती है तो रेड सिग्नल दिखा देता है। ठीक है, चलो। लेकिन अब एक बात देखना, मैंने कहा कि कल आपको मैंने एक बात बताई थी कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वैक्यूम में हमें लाइट की स्पीड पता है 3 × 10⁸। लेकिन पेपर में देखो ये क्वेश्चन भी लगभग 5 सेट में से एक सेट में, ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं, रेलवे ग्रुप डी की, 5 सेट में से एक सेट में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसके अलावा असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का पेपर हो गया एसएससी का, उसमें मिलने की संभावना है कि वो पेपर में क्या करेगा, आपको 5-6 सेट में से एक सेट में क्वेश्चन पूछेगा कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में नहीं, पूछे लाइट की स्पीड बताओ पानी में कितनी है, कांच में कितनी है, डायमंड में कितनी है। तो लाइट की जो स्पीड है वो आप सबको वैक्यूम में तो पता है 3 × 10⁸, लेकिन वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे, वो भी चुटकी में निकाल सकते हैं। छोटा सा एक 2-3 शब्दों का फॉर्मूला है, उसे ध्यान से देखेंगे। देखो ये बेटा जो एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, इसका एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जो हमने कल आपको बताया था। एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, हिंदी में हमने लिखा था निरपेक्ष अपवर्तनांक। सिंबल मैंने कहा था कि इसका पेपर में एन भी यूज कर सकता है और म्यू भी। तो जो आपका मन करे, एन का मन करे एन यूज कर लो, म्यू का मन करे म्यू यूज कर लो। हम क्लास में एन यूज करेंगे। बेटा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है एन = C/V। यहां देखो सी का मतलब क्या है और वी का मतलब क्या है, ध्यान समझना। सी का मतलब है यहां पर बेटा, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी जब आप रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, अपवर्तनांक निकालते हैं, तो उसके फॉर्मूले में ऊपर लिखा होता है प्रकाश की चाल निर्वात में।
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा, ये वैल्यू तो आपको पता भी है कि प्रकाश की चाल निर्वात में फिक्स है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नीचे वी लिखा है, वी का मतलब है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल। बेटा माध्यम में प्रकाश की चाल का मतलब यह है कि जिस माध्यम का आप यहाँ अपवर्तनांक लिख रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे आपने लिखा कि पानी का अपवर्तनांक, तो v क्या है, लाइट की स्पीड पानी में, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यहाँ लिखेंगे उसी मीडियम में लाइट की स्पीड है ये। इसी चीज को मैं हिंदी में लिख देता हूं, n इजकल टू सी बाई वी। सी का मतलब है प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल, अभी से पूरा समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा इसका यूज कैसे करना है। प्रकाश की चाल निर्वात में बटे, चलो ऐसे लिख लो, प्रकाश की चाल माध्यम में, प्रकाश की चाल माध्यम में। ठीक, देखो यानी कि जब भी मुझे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखना है तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का मेरे पास एक फॉर्मूला है सी बाई वी। अब आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे सी क्या है, लाइट की स्पीड है, वी भी लाइट की स्पीड है, लेकिन सी लाइट की स्पीड कहां पर है, वैक्यूम में, निर्वात में, और ये मीडियम में, माध्यम में। इस माध्यम को थोड़ा बड़े समझना। देखो अगर मैं बेटा इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख लूं, किसी को आपत्ति तो नहीं है कि v इजकल टू सी बाई एन, भाई ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि मैं v को इधर ले जाऊंगा तो n नीचे आ जाएगा। अब मेरा काम हो गया। देखो अब यहां ध्यान समझना, जिसके लिए मुझे ये फॉर्मूला इतना लिखना पड़ा। अगर पेपर में कभी आपसे पूछे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड, तो सबको पता है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 3 गुणा 10 की पावर 8। लेकिन अगर पेपर में वो लाइट की स्पीड वैक्यूम में ना पूछ के कहे कि लाइट की स्पीड कांच में बताओ, हवा में बताओ, लाइट की स्पीड डायमंड में बताओ, फलाने बताओ, ठिकाने बताओ, जब भी आपसे लाइट की स्पीड पूछे, बेटा देखो आपको करना क्या है, जिस मीडियम में आपसे लाइट की स्पीड पूछे, डायमंड में, कांच में, पानी में, जहां पर भी, तो जिस मीडियम में आपसे लाइट की स्पीड पूछे, आपको क्या करना है, सी की जो वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर 8, सी की वैल्यू को उसी मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग कर देना। मान लो आपको लाइट की स्पीड निकालनी है वाटर में, तो सी की वैल्यू को वाटर के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग कर देंगे। आपको लाइट की स्पीड निकालनी है डायमंड में, तो सी की वैल्यू को डायमंड के ही रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग कर देंगे। तो जिस मीडियम में आपको लाइट की स्पीड निकालनी है उसी मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग कर दो। जैसे हम इसमें 2-3 एग्जांपल लेते हैं, आपको एक खेल समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे अप्लाई करना है। देखो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज स्पीड ऑफ पावर 8, लेकिन अगर पेपर में वो लाइट की स्पीड वैक्यूम में ना पूछ के कहे कि लाइट की स्पीड कांच में बताओ, हवा में बताओ, लाइट की स्पीड डायमंड में बताओ, फलाने बताओ, ठिकाने बताओ, जब भी आपसे लाइट की स्पीड पूछे, बेटा देखो आपको करना क्या है, जिस मीडियम में आपसे लाइट की स्पीड पूछे, डायमंड में, कांच में, पानी में, जहां पर भी, तो जिस मीडियम में आपसे लाइट की स्पीड पूछे, आपको क्या करना है, सी की जो वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर 8, सी की वैल्यू को उसी मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग कर देना। मान लो आपको लाइट की स्पीड निकालनी है वाटर में, तो सी की वैल्यू को वाटर के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग कर देंगे। आपको लाइट की स्पीड निकालनी है डायमंड में, तो सी की वैल्यू को डायमंड के ही रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग कर देंगे। तो जिस मीडियम में आपको लाइट की स्पीड निकालनी है उसी मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग कर दो। जैसे हम इसमें 2-3 एग्जांपल लेते हैं, आपको एक खेल समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे अप्लाई करना है। देखो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जल में प्रकाश की चाल क्या है, आपसे पूछ लिया पेपर में, और वाटर जो है इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी पेपर में दे देगा, नहीं भी देगा तो आपको वैसे पता है 4/3। ठीक है, अच्छा बेटा आपसे पूछ रहा है कि लाइट की स्पीड बताओ वाटर में, तो जिस मीडियम में आपको लाइट की स्पीड चाहिए, जैसे वाटर में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सी की वैल्यू को वाटर के ही रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग कर दो, और कुछ करना ही नहीं है। मैंने कहा कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है सी की वैल्यू को उसी से भाग कर देंगे। ठीक, अच्छा अब यहां पर देखना, जो सी है हमारे पास में, सी की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और पानी का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। बेटा ध्यान रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल करो ना, तो पानी का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आप 4/3 यूज करना, 1.33 नहीं, क्योंकि 1.33 से मल्टीप्लाई करना भी टफ है और डिवाइड करना भी, 4/3 से आसान रहेगा। तो न्यूमेरिकल करते समय आप 4/3 का यूज कर लेना। हालांकि 4/3 का सोल्व करेंगे 1.33 आएगा, 3 को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 9/4 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो वाटर में लाइट की जो स्पीड है वो है 2.25 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो जिन बच्चों ने लिखा है उन सबका ठीक है, बाकी गलत है। ठीक है, तो हमारे पास में कुछ आंसर आए हैं गिने चुने, मिश्रिया को, अंकुश पांडे का, कार्तिक ने कुछ लिख रहे हैं। बेटा ये कितना आसान है, ये मैं बता रहा हूं, कई पेपर में आ चुका है कि आपसे लाइट की स्पीड किसी मीडियम में पूछेगा, कुछ नहीं करना, सी की वैल्यू को उसी मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग करना है। अच्छा दूसरा, जैसे आपका आंसर निकल के आए कि आप ऑप्शन देखो, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैंने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है कि नहीं की है, वो देखो आपको आंसर देख के पता चल जाएगा। जैसे आप सोल्व करो, तो सोल्व करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू निकल के आए, या आप जिस भी ऑप्शन पर टिक लगाएं पेपर में, ध्यान रखना वो ऑप्शन, वो आपका आंसर
3 गुणा 10 की पावर 8 से कम होना चाहिए। भाई लाइट सबसे तेज चलती है वैक्यूम में, लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा है 3 गुणा 10 की पावर 8। तो वैक्यूम के अलावा कोई सा भी मीडियम लो, पानी हो, कांच हो, डायमंड हो, सब में वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 से कम ही आनी चाहिए। तो पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि लाइट की स्पीड वाटर में क्या है और आपको ऑप्शन ऐसे दे दे 4 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन पेपर में दे दे आपको कि 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक आपको ऑप्शन में लिख दे वो 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक लिख दे पेपर में वो कि 13/4 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब पेपर में क्वेश्चन आया कि लाइट की स्पीड बताइए पानी में कितनी है। तो आप केवल ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ओनली ऑप्शन से। कैसे कर सकते हैं ऑप्शन से? आपको पता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 गुणा 10 की पावर 8। तो 3 गुणा 10 की पावर 8 सबसे ज्यादा स्पीड है, तो उससे ज्यादा ये आंसर नहीं हो सकता कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में है तो किसी भी मीडियम में तो वैक्यूम से कम ही होगी, ये भी नहीं हो सकता। 4 या 12 ये भी ज्यादा, ये भी नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन है। यानी आप केवल ऑप्शन की शक्ल देख के भी टिक लगा सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन करें याद रखना, जब भी स्पीड का जिक्र हो तो आपका आंसर 3 गुणा 10 की पावर 8 से कम होना चाहिए। सबका सही है सी ऑप्शन। अगला करो, व्हाट इज स्पीड आपको पता है कि लाइट की स्पीड ये भी नहीं हो सकता, 4 या 12 ये भी ज्यादा, ये भी नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन है। यानी आप केवल ऑप्शन की शक्ल देख के भी टिक लगा सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन करें याद रखना, जब भी स्पीड का जिक्र हो तो आपका आंसर 3 गुणा 10 की पावर 8 से कम होना चाहिए। सबका सही है सी ऑप्शन। अगला करो, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। आपको बेटा डायमंड में प्रकाश की चाल बताना है और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रहा है वही यूज करना है। अगर नहीं देगा तो जो हमने याद कराया वो देना है। वो कह रहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2.4 हो तो बताओ डायमंड में प्रकाश की चाल कितनी होगी। सब बच्चे करेंगे क्वेश्चन। शिवांशु गौतम, अंश गुप्ता, कार्तिक, कु मिश्रिया, रोहित तिवारी, अंकुश पांडे, वेद प्रकाश दुबे, रमेश, कमलेश चौधरी, अनिल, सबका ठीक आंसर था एकदम बिल्कुल पिछले वाला। इसने कहा कि व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो डायमंड में, हीरे में प्रकाश की चाल आपको बतानी है। देखो आपसे मैंने कहा कि किसी भी मीडियम में आपसे लाइट की स्पीड पूछे, आपको करना क्या है, सी की वैल्यू को उसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर दो। तो लाइट की स्पीड चाहिए डायमंड में, तो डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर देंगे। तो सी की वैल्यू क्या होती है तो पता ही है हमें, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4। इसे सोल्व कर लो, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा ये, तो 2 कम 2, ऐसे कर लो, 3 8 24, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5/4 यानी कि 1.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। और वैल्यू याद रखना है 3 गुणा 10 की पावर 8 से कम आनी चाहिए। तो जिनका आंसर आया ये मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। और वैल्यू याद रखना है 3 गुणा 10 की पावर 8 से कम आनी चाहिए। तो जिनका आंसर आया ये, तो जिसका भी आंसर इससे ज्यादा है उसका गलत है, बाकी सबका ठीक है। ये अपना आप मैच कर लेना आप। और याद रखना कि पेपर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा उसका यूज करना है। अगर वो नहीं देता तो फिर मजबूरी थी हमारी कि हम 2.42 लिखते, है ना। अच्छा एक चीज और देखना, अभी मैंने जो आपको बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखवाया, तो अगर आप यहाँ बड़े ध्यान से देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में बटे प्रकाश की चाल माध्यम में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड का रेशियो है, चाल का अनुपात है कि प्रकाश की चाल जो है वो वैक्यूम में कितनी बटे प्रकाश की चाल माध्यम में कितनी है। अच्छा अगर आप प्रकाश की चाल निर्वात में लिखोगे तो मीटर पर सेकंड में लिखोगे, माध्यम में मीटर पर सेकंड में लिखोगे, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी कोई यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की केवल वैल्यू होती है। और याद करो कल की क्लास में जब मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखवाए तो मैंने केवल इनकी वैल्यू लिखवाई। मैंने कुछ लिखवाया इसके आगे, किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सेंटीमीटर, कुछ लिखा मैंने नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिट लेस मात्रकहीन राशि है, इसकी कोई यूनिट बनेगी नहीं। भाई ऊपर भी लिखा है स्पीड, नीचे भी स्पीड, स्पीड ऊपर वाली भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, कट जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक और धुरंधर है, कह रहा है थोड़ा बेसिक से चलने दीजिएगा, हम रिकॉर्ड देख रहे हैं, लेवल बहुत हाई लग रहा है। क्या करें भाई सोचेगा। ये प्रचंड नाम है इनका, प्रचंड पहले में बताएंगे बेसिक से इनका मतलब क्या है। मैं पहले भी क्लास में कह चुका हूं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, उन्होंने जीवन में पढ़ा तो कुछ होता नहीं है, मैंने तो की नहीं है, बस एक क्लास से दूसरी क्लास में कूद रहे हैं, वाली नकल करके दूसरे वाले में टीप कर, पर्ची ले जाकर या केवल से रट्टा वट्टा मारकर पास हो जा रहे हैं। और उन्हें कहीं से सुन लिया होता है कि बेसिक से पढ़ना चाहिए, उन्हें नहीं पता कि बेसिक का मतलब क्या है। क्या है आपका मतलब बेसिक से पढ़ना चाहिए।
ये अगर आप इसका मुझे आंसर दे दो तो मैं आपको बता दूं, हमें तो पता नहीं भैया बेसिक से क्या होता है, बेसिक से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये प्रकाश की चाल निर्वात में, ये भी प्रकाश की चाल निर्वात में, दोनों मीटर पर सेकंड में कट जाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, मैंने कहाँ कहाँ से आते हैं, मैंने कहाँ से सुन लेते हैं बातें, लिखेंगे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है, अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास में अपवर्तनांक क्या होता है, हमने आपको, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, मात्रकहीन राशि है, ठीक है। अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से, चलो एक दो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं पहले, थोड़ा सा एक नन्ना मुन्ना सा टेस्ट हो जाए तो थोड़ा मजा आएगा, है ना। जो हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, एक तो 2 चूज करना है इसमें, एक 3, करवाएंगे शिवम कुमार, सब करवाएंगे, टेंशन मत लो। अभी टॉपिक खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ ना, थोड़ा सा सब्र रखेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। चलो पहले वाला क्वेश्चन करो। आंधी आ गई, क्लास रुक गई कह रहे बच्चे, लेट मी चेक, क्लास रुक गई, कौन कह रहा है क्लास रुक गई, एक बार, सबकी रुकी है भैया, एक बच्चे की रुकी है, चेक कर लेते हैं। बाकी अगर आप देख पा रहे हैं तो आंसर देना इस क्वेश्चन का। नहीं चल रही है, अरे यार क्लास चल रही है, फर्जी ऐसे बोल रहे हो तुम लोग। निखिल, रोहित, मोनिका, सुभा, आशीष, कु, डॉक्टर अश्विन, सबका आंसर ठीक है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। देखो ये कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही क्रम को दर्शाता है, आरोही, इंग्लिश में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है बेटा बढ़ता हुआ क्रम, तो आरोही का मतलब इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम को लिखा है हिंदी में ये। अब बढ़ता हुआ क्रम में लिखना है। अब मैं देखो रॉक सोल्ट का कितना होता है 1.54, बेंजीन का होता है 1.5, ये तो घटता हुआ क्रम हो गया, अवरोही गलत हो गया। केरोसिन का है 1.44, इसका 1.31, ये घटता हुआ क्रम हो गया, गलत हो गया। ये भी घटता हुआ क्रम है, गलत हो गया। ये देखो सही है जो आप लोग लिख रहे हो 1.31, 1.44, 1.5, 1.54, तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो कई बार पेपर में आपसे ऐसे भी पूछ लेगा। स्नेहा आर्या का गलत है ये, धर्मवीर कुमार का भी गलत है, मोहम्मद साबुद्दीन का भी गलत है, ठीक है, बाकी सबका ठीक है। तो जितने बच्चों ने इसका आंसर एबीसी में से कुछ भी लिखा है उन सबका गलत है। उसने कि बढ़ता क्रम, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो 1.0003, यानी कि 3 जीरो आनी चाहिए पॉइंट के बाद, ये कल बताया था। तो 17वें का आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। एक लिखा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज, देखो यहाँ पे कह रहा है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब याद करो मैंने जो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखवाए, निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखवाए हैं, किसी भी मीडियम का हो, चाहे वो हवा हो, पानी हो, कांच हो, डायमंड हो, केरोसिन हो, बेंजीन हो, कुछ भी हो, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा लिखवाई है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है उसकी वैल्यू किसी भी माध्यम के लिए 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा। तो जितने बच्चों का आंसर 19वें का बी उनका ठीक है बेटा। ये हमने पढ़ा निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष यानी कि जो निरपेक्ष हो, जो किसी के ऊपर निर्भर ना करे, जिसकी वैल्यू फिक्स है। अगर आपसे कोई भी, चाहे अमेरिका के अंदर बच्चा बैठा हो, चाहे अफ्रीका में, चाहे इंडिया में, कोई भी किससे पूछे कि पानी का अपवर्तनांक क्या है, निरपेक्ष है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, आप सीधे सीधे 1.33 बताएंगे, आप सीधे सीधे हवा का 1.0003 बताएंगे। तो निरपेक्ष की वैल्यू यानी कि जो फिक्स होती है। लेकिन बेटा एक होता है हमारे पास में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष, निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष, जो किसी पर निर्भर करता हो। जैसे पेपर में आपसे पूछ ले कि पानी का जो अपवर्तनांक है वो कांच के सापेक्ष कितना है,
ये पानी का जो अपवर्तनांक है वो डायमंड के सापेक्ष कितना है। तो रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं। यहां पे लिखो, देखो अब लिखेंगे रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। बेटा रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है ना, ये वैल्यू फिक्स नहीं है, सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे मैं कहीं पर खड़ा हूं तो मेरी मम्मी अगर मुझे देखें तो उनके सापेक्ष वो जब मुझे देखती है तो उन्हें मेरे अंदर अपना बेटा दिखता है, लेकिन जब मेरी बेटी मुझे देखती है तो उसके सापेक्ष में पिता हूं उसका, लेकिन जब मेरा भाई मुझे देखता है तो उसके सापेक्ष में भाई हूं, जब मेरी बहन के बच्चे मुझे देखते हैं तो उनके सापेक्ष में मामा हूं। तो यही व्यक्ति किसी के लिए गुरुजी है, किसी के लिए बेटा है, किसी के लिए पिता है, किसी के लिए मामा है, किसी के लिए फूफा है, किसी का जीजा है, किसी का साला है, किसी का ताऊ है, किसी का चाचा है। यानी डिपेंड करता है किसके सापेक्ष बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब हम बात करेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक की। सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि मेरे से पूछे व्हाट इज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। हिंदी लिखेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि आपसे क्या पूछा उसने कि व्हाट इज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बेटा उसने पूछा है कि पानी का अपवर्तनांक बताइए, लेकिन पानी का जो अपवर्तनांक बताना है विद रेस्पेक्ट टू क्या बताना, ग्लास, कांच के सापेक्ष। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब बेटा जैसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वो आपसे रटी रटाई वैल्यू ना पूछे कि पानी का निरपेक्ष नहीं पूछ रहा, एब्सोल्यूट नहीं पूछ रहा, 1.33 बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी कैसे कर रहा है, कह रहा है जी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताओ। देखो तो जिसका अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है, पहले ध्यान से पढ़ो किसका पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष जल का पूछ रहा है, कांच का नहीं पूछ रहा। कह रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या है, व्हाट इज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो जिसका भी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछे उसका एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर लिखेंगे और जिसके सापेक्ष पूछेगा उसका लिखेंगे नीचे। यानी जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक बताओ, तो जिसका अपवर्तनांक पूछेगा उसका लिखेंगे ऊपर और जिसके सापेक्ष पूछेगा उसका लिखेंगे नीचे। तो बेटा पानी का कितना होता है, मैंने कहा था न्यूमेरिकल में पानी का लिखेंगे 4/3। भाई पानी का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सबको पता है 4/3 है, और गिलास का कितना होता है 3/2 यानी कि 1.5। तो न्यूमेरिकल में कांच का 4/3 यूज करो और ग्लास का 3/2, 3/2 2 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी आंसर आएगा 8/9। जिनका 8/9 आ रहा है उनका ध्यान है, उनका आए बिल्कुल सही। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं थोड़ा सा यूज करके। जितने बच्चों का आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है उन सबका गलत है। भाई एक चीज बताओ, जैसे उसने कहा कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताना वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट, तो आप ऐसे सोचो कि जो पानी है वो कांच के सापेक्ष सघन है कि विरल माध्यम है। आप कहोगे नॉर्मली पानी का होता है 1.33, कांच का होता है 1.5, यानी कि पानी जो है कांच के सापेक्ष तो विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है। तो बेटा जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा ना उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। अगर मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछ लूं कि कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताओ पानी के सापेक्ष, अब कांच का पूछ रहा है पानी के सापेक्ष, तो कांच तो पानी के सामने सघन माध्यम है, तो वैल्यू 1 से ज्यादा की आएगी। यही क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे पूछ लूं आपसे, व्हाट इज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, हिंदी लिखेंगे कांच, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पानी या जल के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आपको देखना कि किसका अपवर्तनांक पूछा है हमारे से, व्हाट इज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इस बार कांच का पूछ रहा है, जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछे उसका लिखेंगे ऊपर, किसके सापेक्ष पूछ रहा है पानी के सापेक्ष उसका लिखेंगे नीचे। बेटा ग्लास का होता है 3/2, पानी का होता है 4/3, तो हो गया 9/8। वैल्यू आई 1 से ज्यादा, 9/8 यानी कि 1 से ज्यादा आएगी। तो आपको कम से कम थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करना है कि वो कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, कांच का पानी के सापेक्ष, तो कांच तो पानी के सामने सघन माध्यम था, तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। पिछले क्वेश्चन में पानी का पूछ रहा था कांच के सापेक्ष, तो वैल्यू 1 से कम आई। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा दूसरी चीज, 4/3 तो हो गया 9/8, वैल्यू आई 1 से ज्यादा, 9/8 यानी कि 1 से ज्यादा आएगी। तो आपको कम से कम थोड़ा सा
दिमाग का उपयोग करना है कि वो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, कांच का पानी के सापेक्ष, तो कांच तो पानी के सामने सघन माध्यम था तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। पिछले क्वेश्चन में पानी का पूछ रहा था कांच के सापेक्ष, तो वैल्यू 1 से कम आई। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, दूसरी चीज, एक लास्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये पहला क्वेश्चन हम देखें, मैंने कहा कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो मैंने कहा कि किसका निकालना है, जल का अपवर्तनांक, तो जल का लिखो ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है उसका लिखो नीचे। इसी चीज को बेटा हम ऐसे भी लिख देते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है वाटर का, तो जिसका पूछेगा उसे लिखेंगे पीछे, और किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है गिलास के, तो उसे लिखते हैं आगे। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, अगर आपने किताबों में पढ़ा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। इसी चीज को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछा है इस बार, गिलास का, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, वाटर के, तो ऐसे लिख देंगे हम, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अरे आई बात समझ में यहाँ तक, हाँ या ना? चलो अब इसी चीज को एक लास्ट क्वेश्चन में आपसे और पूछ रहा हूं, ये आपको बताना है। व्हाट इज refractive index of diamond with respect to glass। पहले बेटा मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी 1 से ज्यादा आएगी। व्हाट इज refractive index of diamond with respect to glass। कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करो, या क्या है ये आपको निकालना है। और पेपर में उसने कहा कि डायमंड जो है इसका एब्सोल्यूट निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 2.4 और ग्लास का होता है 1.5। देखो अब यहां पे एक बात देखना कि आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा किसका, पहले सबसे पहले पता लगाओ कांच के सापेक्ष हीरे का, तो आपसे हीरे का पूछ रहा है, हीरे का किसके सापेक्ष, कांच के। तो बेटा हीरा जो है अगर कांच के सापेक्ष तो सघन माध्यम था, भाई हीरे का पूछा तो हीरे का कंपैरिजन करेंगे कांच से, तो सघन माध्यम यानी कि 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। तो जितने बच्चे 1 से ज्यादा लिख रहे हैं उन सबका ठीक है, पंकज का, निखिल का, अंकुश, प्रिया, प्रियंका कुमारी, एक बच्चा केशव वर्मा का गलत है, एक रचित राणा का गलत है, बाकी सबका ठीक है। अब यार देखो आपसे पूछा उसने कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो लिखते हैं हम ऊपर, और जिसके सापेक्ष लिखते हैं कांच के सापेक्ष उसका लिखेंगे नीचे। तो डायमंड का कितना कह रहा है 2.4, ग्लास का कह रहा है 1.5, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 3 पंजे 15, 3 अठे 24, यानी कि 5 5, 3 5 30, 1.6 आंसर आएगा। जिनका 1.6 आया उन सबका सही आंसर है एकदम। हमारे पिता अमित, अंकुल, ऋतिक, इन सबका ठीक है, लवकुश, अंशु, मिश्रिया, रमेश, मनीष कुमार सिंह। पॉइंट 6 आया उन सबका सही आंसर है एकदम। हमारे पिता अमित, अंकुल, ऋतिक, इन सबका ठीक है, लवकुश, अंशु, मिश्रिया, रमेश, मनीष कुमार सिंह। तो जो बच्चे इसका 1.6 लिख रहे हैं उनका सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, चलो एक दो बातें जो है अभी हम आपसे इसमें है क्या देखते हैं। ये तो आसानी क्वेश्चन है, इसमें तो क्या टाइम खराब करना। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, बेटा निरपेक्ष पूछ रहा है एब्सोल्यूट, जो फिक्स वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट निरपेक्ष यानी कि फिक्स वैल्यू, तो कितनी थी वो 2.42। सारे ऑप्शन देख रहे हो जैसे लग रहे हैं, 2.42 है। ठीक, तो हमारे पास में अगर मैं कल की क्लास एक बार रिवाइज कराता हूं आपका शुरुआत से, कि सबसे पहले हमने शुरुआत की, हमने हेडिंग डाला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो बेटा अपवर्तन का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर लाइट आपको एक से दूसरे मीडियम में जाती हुई लगे, जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए तो प्रकाश का एक से दूसरे मीडियम में जाना, इसे हमने रिफ्रैक्शन, इसे हमने अपवर्तन का, लाइट का मीडियम चेंज करना। फिर मैंने कहा कि जब लाइट मीडियम चेंज करेगी तो एक मीडियम होगा सघन, एक होगा विरल, एक डेंसर एक रेरर। तो डेंसर मीडियम वो होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा होगा, वो सघन माध्यम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो विरल माध्यम है। यहां तक की बात आपको बताई। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस मीडियम का कितना है वो हमें पता चल गया। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रटनी है, वो फिक्स वैल्यू है,
निरपेक्ष अपवर्तनांक की वैल्यू नहीं बदलेंगी, वो फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक जो है, सापेक्ष अपवर्तनांक, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी आप किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं। तो जल का अपवर्तनांक हीरे के सापेक्ष पूछ रहे हैं कि जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष पूछ रहे हैं, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेंगे उसे ऊपर लिख देंगे, उसका जिसके सापेक्ष पूछेगा उसका नीचे लिख देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। और एक फॉर्मूला N=C/V, ये बड़े काम का है कि अगर पेपर में वैक्यूम में लाइट की स्पीड पूछेगा तो मैं डायरेक्ट पता है 3 × 10⁸, लेकिन वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड आएगी तो फॉर्मूले से हम करेंगे V=C/N से, कि C की वैल्यू को उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग करेंगे जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है। तो ऐसे ऐसे कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें एक लास्ट ये देखना, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा था ये कि निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है उसकी वैल्यू 1 से होती है ज्यादा। अरे हो जाएगा मनीष कुमार, हो जाएगा भाई, एक तो तुम लोग परेशान बहुत रहते हो, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन में पूछ लूं, ये बताओ कि रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी जो वैल्यू होगी सापेक्ष अपवर्तनांक की, इसकी वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन है हमारे सामने कि >1, <1, >1 और <1, या >1, <1 या 1। अरे सिंपल समझ रहे हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होता है, हमेशा 1 से ज्यादा, 1 से कम, 1 से ज्यादा या 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 से कम या 1। एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा, ये बताओ। जितने बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं, बेटा देखो रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसकी वैल्यू आपको पता है कि 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, यहां तक तुमने पढ़ ही लिया है। बेटा 1 के बराबर भी तो हो सकती है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है, मैं कह दूं कि भाई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ ग्लिसरीन का बेंजीन के सापेक्ष, यहां देखो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक बेंजीन के सापेक्ष, तो बेटा किसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना आपको, व्हाट इज रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, आपको निकालना है ग्लिसरीन का, इसके रेस्पेक्ट में बेंजीन के। तो ग्लिसरीन का भी 1.5 है, बेंजीन का भी 1.5 है, तो कट के एक आ जाएगा। तो बेटा रेफ्रैक्ट जो देखो एब्सोल्यूट है जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसकी वैल्यू तो 1 से अधिक होती है किसी मीडियम के लिए, लेकिन जो रिलेटिव है उसकी वैल्यू 1 कब हो जाएगी, जब ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इतना ही हो नीचे वाले का भी हो। 1 से अधिक कब हो जाएगी, जब ऊपर वाले का ज्यादा हो नीचे वाले का कम हो। 1 से कम कब हो जाएगी, जब ऊपर वाले का कम हो नीचे वाले का ज्यादा हो। तो >1, <1 और =1। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट की जो वैल्यू है किसी माध्यम के लिए वो 1 से अधिक होगी, ठीक है। राम बालक, फैजान, अमित यादव, अमित कुमार, मनीष कुमार सिंह, रोहित तिवारी कुछ कुछ आंसर लिख रहे हैं, सबका ठीक है। चलो बेटा हमारे पास में एक मोटा मोटी सा एक आइडिया आ गया है। मैं फिर से चाहूंगा कि आप 2-3 क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहने चाहिए। लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है, 3 × 10⁸, और वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में निकालनी है लाइट की स्पीड, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा इसके अलावा मैंने क्या बताया कि 5-7 मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता होने चाहिए आपको। दूसरा आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट जो है उनकी वैल्यू फिक्स होती है, रिलेटिव की वैल्यू डिपेंड करेगी किसका किसके सापेक्ष पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह की बात है। अब यहां तक किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो। तो यहां तक मैं एक बार आपके डाउट देख लेता हूं, किस बच्चे क्या डाउट है। हम्म
जो डाउट है यहां तक किसी बच्चे का? भारी मिस्टेक हो गया? ब्लंडर हो गया? नो डाउट, क्लियर है? ओके ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। बढ़िया, टाइम खराब नहीं होगा हमारा भी। देखो, अब बेटा हम क्लास में चीज देखेंगे कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, यानी कि सघन से विरल या विरल से सघन माध्यम में जाएगी, तो लाइट के साथ में क्या होगा, उस बात को हमें क्लास में समझना है। ठीक है, जब लाइट मीडियम चेंज करेगी। हाँ, एसएससी में तो बहुत लेवल कुछ आता ही नहीं है, यहाँ पे रेलवे का लेवल पढ़ रहे हैं, तो एसएससी में परेशान हो। एक बच्चे सिनेरियो परेशान है, उससे क्लास स्टार्ट हुई है, पता नहीं क्यों परेशान है, फर्जी ऐसे ही। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा या नहीं, हम कराते तो भाई आपको हर एक टॉपिक के साथ में, और अलग से कहां से ला के दें भाई रुपेश? गोली दर्पण क्या होता है, जब पढ़ाएंगे पता चल जाएगा क्या होता है। यहाँ देखो, ये हमारे पास में, हम क्लास में चेक करेंगे कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके साथ क्या होगा। तो पहले केस में मैं लाइट को भेजूंगा विरल माध्यम से सघन में, जैसे मान लो कि हवा से पानी में। ठीक है, तो लाइट जब विरल से जाएगी सघन में, तो उसके साथ क्या होगा ये देखेंगे। और फिर जब जाएगी सघन से विरल में तो क्या होगा। ठीक, यहाँ पे नॉर्मल है अभिलंब, ये नॉर्मल अभिलंब। ठीक, देखो, अब हमें क्लास में समझना है कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, देखो। हम्म तो अच्छा बेटा, मैंने आपको रिफ्लेक्शन परावर्तन पढ़ाया था, तब मैंने आपसे कहा था कि जो रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन, उसमें लाइट आती है और टक्कर मारकर उसी तरह वापस चली जाती है। रिफ्रैक्शन अपवर्तन में लाइट मीडियम चेंज करेगी, तो जब लाइट मीडियम चेंज करती है, माध्यम बदलती है, तो उसके साथ क्या होता है, उस बात को हमें समझना है। ठीक है, अब देखो बेटा, लाइट जा रही है विरल माध्यम से सघन में, रेयर से डेंसर। जो प्रकाशीय किरण जाएगी उसे आपको पता ही है आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे। और ये नॉर्मल से जो एंगल बनाती होती है आई, आपको मैंने बताया था कि आपतित किरण अभिलंब से जो एंगल बनाएगी वो एंगल होगा आई। अब बेटा जैसे लाइट जाएगी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम तो आपको पता ही है भीड़ भाड़ वाला एरिया जहां लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो लाइट ऐसे चल रही थी, तो जैसे लाइट गई सघन माध्यम में उसकी स्पीड तो कम हो जाएगी, तो लाइट अब बच बच के चलेगी। तो लाइट जैसे जाती है विरल माध्यम से सघन में, तो लाइट क्या करती है, नॉर्मल की तरफ को, अभिलंब की तरफ को बैंड हो जाती है। दूसरे मीडियम में जो लाइट जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसे हम कहते हैं आर। अब ऐसे बेटा लाइट जब जाती है सघन से विरल माध्यम में तो क्या होगा, कि लाइट चली, ये इंसिडेंट रे है, जिस एंगल पर जाएगी वो आई है। अब जब लाइट जाएगी सघन से विरल, मैंने कि भीड़ भाड़ वाले एरिया से खुले मैदान में, तो लाइट खुलकर चलेगी, फैल के चलेगी, तो नॉर्मल अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यानी कि, और ये रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण, ये नॉर्मल से एंगल बनते हैं, ये एंगल क्या होता है हमारा आर। अब बेटा लाइट जब एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो हमें एक बात पता चल गई है कि हो जाएगा रघुवर प्रसाद जी, हो जाएगा। और एनटीपीसी में साइंस बहुत ज्यादा नहीं आती भाई, एनटीपीसी लिए टेंशन मत लो इतनी। साइंस के टेंशन लो ग्रुप डी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, असिस्टेंट लोगों पायलट के लिए, जेई के पेपर के लिए। एनटीपीसी बहुत हल्का लेवल होता है एसएससी टाइप का, क्वेश्चन भी कम आते हैं एसएससी जैसे आते हैं, तो इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है एनटीपीसी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छी देखना कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है तो हमें क्या पता चल रहा है, या तो लाइट नॉर्मल के नजदीक आ रही है या नॉर्मल से दूर जा रही है। तो अगर लाइट जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो नॉर्मल की तरफ को आएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो आई और आर हैं, इनका मैं नाम और लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन पूछूंगा बहुत ही जबरदस्त। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों से करेंगे गलत, तो पहले से मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, ध्यान से करना। आई का मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और आर को हम लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। आई आपतन कोण है और आर क्या है, अपवर्तन कोण। अब एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ। अब एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ के आंसर देना है इनका।
ये करना भाई, करो ये। हम्म। इसने लिखा है कि लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम अलोंग ए नॉर्मल टू द बाउंड्री, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अभिलंब के अनुदिश यात्रा करने वाला। जितने बच्चे इसका आंसर बी लिख रहे हैं सबको गलत है, जो बच्चा लिख रहा है डी उसका ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर बी क्यों नहीं है, डी क्यों है। बेटा लाइट कहां से कहां जा रही है, सघन माध्यम से विरल में, डेंसर से रेयर। अब बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि बच्चे केवल इतना पढ़ते हैं कि प्रकाश सघन से जा रहा है विरल माध्यम में, बस। अब सघन से विरल में जा रहा है तो लाइट नॉर्मल से दूर हटेगी, रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो बी पर टिक लगा देगा। लेकिन इसमें आप ध्यान से पढ़ो, उसने लिखा क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। अगर आप आगे भी पढ़े तो आपको आंसर मिल जाएगा। वो कह रहा है कि प्रकाश सघन से जा रहा है विरल माध्यम में अलोंग ए नॉर्मल, अभिलंब के अनुदिश, इस नॉर्मल के साथ साथ जा रहा है। बेटा देखो अगर लाइट जो है वो अगर नॉर्मल के साथ साथ जाएगी अभिलंब के, तो लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, सीधी। ये जब हम आपको पढ़ाते हैं कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में गई, नॉर्मल के नजदीक आई या उससे दूर हटी, ये तब होता है जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए, तिरछी जाए, ओब्लिक्यूली किसी एंगल पर जाए। तो अगर आपने कभी किताबों में देखा होगा ये नजदीक आना दूर जाने वाला जो नाटक है ये केवल तभी होता है अगर लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही हो, एक से दूसरे माध्यम में लाइट अगर जा रही है लेकिन वो तिरछी जा रही हो। अगर लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के नजदीक आएगी, दूर जाएगी। हाँ अगर वो पेपर में आपसे ना लिखे, अगर वो पेपर में केवल ये लिख दे कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में गई और उसने बताया नहीं है कि लाइट तिरछी गई है या नॉर्मल के अलोंग गई है, तो आप उसे तिरछी मानकर ही चलेंगे। लेकिन जब वो क्लियरली लिख देगा कि लाइट अभिलंब के अनुदिश गई, तो फिर यानी कि आपको मान के चलना कि बिल्कुल सीधी निकल गई है वो। जैसे मिरर में बिल्कुल सीधी जाती थी तो मिरर में तो रिफ्लेक्ट हो जाती थी, टक्कर मारकर उसी पाथ पे लौट आती थी। यहाँ पे दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होते हैं तो लाइट सीधी निकल गई। अब यहाँ पे चीज को ध्यान रखना, मैं इसी में इसे ऐड कर देता हूं कि लाइट अगर एक से दूसरे मीडियम में जा रही हो, अगर वो नॉर्मल के अलोंग जा रही हो, अलोंग द नॉर्मल, तो लाइट सीधी निकलेगी। मान लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, ये पहला मीडियम कोई सा भी हो सकता है, सघन से विरल हो, विरल से सघन हो। जब लाइट नॉर्मल के अलोंग जाएगी, अभिलंब के अनुदिश जाएगी, तो लाइट सीधी निकल जाती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल एक ही लाइन में होगी, ना नजदीक आना ना दूर जाना। अच्छा कभी ऐसा हो सकता है क्या, एक बच्चा कह रहा है कि ऑप्शन सी को डिस्क्राइब कीजिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या कह रहा है भाई, ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि गोज अलोंग द बाउंड्री। ऑप्शन सी कह रहा है कि मान लो कि लाइट अगर नॉर्मल के अलोंग जाए तो बाउंड्री का मतलब पता क्या, बाउंड्री ये है भाई, ये जो दो मीडियम को अलग करती है, यहाँ पे मीडियम अलग है, यहाँ पे अलग, यानी कि वो कह रहा है कि लाइट जा रही है नॉर्मल के अलोंग तो बाउंड्री के साथ साथ चली जाएगी। बाउंड्री के साथ साथ नहीं जाएगी, बाउंड्री के साथ साथ लाइट तब जाती है, हम आगे पढ़ेंगे, जो हम क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल पे छोड़ते हैं। तो लाइट को हम क्रिटिकल एंगल पे छोड़ते हैं ना, तो फिर लाइट बाउंड्री के साथ साथ जाती है। तो बाउंड्री तो ये है, तो लाइट बाउंड्री के साथ साथ तब जाएगी जब क्रांतिक कोण पर छोड़ा जाएगा। अभी लाइट अगर नॉर्मल के अलोंग जारी होगी तो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो इज नॉट रिफ्लेक्टेड। हालांकि आपने टीचर का नाम सुना होगा, बहुत महान टीचर हैं एस.सी. वर्मा सर, बहुत सारे बच्चों ने किताब भी पढ़ी होगी, 11th-12th में इनकी किताब आती है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से, बहुत फेमस है। जब बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि ये शब्द सही नहीं है कि लाइट जब नॉर्मल के अलोंग जाए तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये ऑप्शन एग्जामिनर ने सही से नहीं बनाया भाई, लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना ही रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन तो ये भी है, लाइट मीडियम बदल रही है। बस यहाँ बस हम फिर ऑप्शन के हिसाब से ये मान के चलेंगे कि टीचर का यहाँ पे भाव ये है कि रिफ्लेक्ट नहीं होगी, का मतलब ये कहना चाह रहा है वो कि नॉर्मल से ना दूर जाएगी ना नजदीक आएगी, क्योंकि ये ऑप्शन तो ही नहीं सकते कि नजदीक आना, दूर जाना, बाउंड्री के साथ साथ जाना। फिर नॉर्मल के लोग छोड़ेंगे तो बाउंड्री के साथ भी नहीं जाएगी, है ना। तो फिर इसलिए हमने इससे काम चला लिया, ये काम चलाओ काम है केवल ये। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि पेपर में अगर उसने हमारे से नहीं लिखा, बस केवल ये लिखा कि लाइट सघन से विरल में गई, तो आप ये मान के चलेंगे कि वो तिरछी ही गई होगी। जब तक वो स्पेशली ये ना लिखे कि लाइट अभिलंब के अनुदिश गई, तो क्या निकल जाएगी, सीधी। जैसे अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं तो क्या आंसर दोगे इसका। ये कह रहा है कि प्रकाश की किरण कांच से हवा में गुजरती है, तो बेटा लाइट जा रही है ग्लास से हवा में।
अब देखो इस वाले क्वेश्चन में उसने बताया नहीं कि वो नॉर्मल के अलोंग जा रही है कि तिरछी जा रही है। तो ग्लास से जा रही है एयर में, तो हम यही मान के चलेंगे बेसिक केस कि वो तिरछी जा रही होगी। जब तक वो ना लिखे, लाइट जा रही है ग्लास से एयर में, यानी कि सघन माध्यम से विरल में, भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एयर का लगभग 1 होता है, तो लाइट जाएगी, हटेगी नॉर्मल से दूर। ये आई है, ये आर है, यानी जो आर की वैल्यू है अपवर्तन कोण, उसकी वैल्यू आई से क्या होगी, ज्यादा, ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। बी आंसर बनेगा इसका। जैसे सूरज का बना, कू का बना, विपुल का गलत हो गया, ये गुड्डू हेमंत का सही है, लोकेश, सत्येंद्र, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, मोहित कुमार का भी गलत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें, चलो ज्यादा हो जाएगा नहीं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।